हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स। भाई, इलेक्टिव लॉ वाले, पहली बात, 2 महीने का बैच अभी भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है। ये बैच आप अटेंड कर सकते हैं, 2 महीने वाला बैच। एंड इलेक्टिव लॉ के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 2 महीने आप स्पेंड कर देंगे क्लासेस में अपनी, तो इलेक्टिव लॉ इतना इस लेवल का पेपर है कि अभी भी 70 क्रॉस आराम से आपको टपा सकता है। याद कुछ करना नहीं है, ओपन बुक के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ये बैच आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सारी केस स्टडी डाइजेस्ट आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगी और हाईली रिकमेंडेड बैच है। एंड दिसंबर अटेम्प्ट से पहले, तो आज बेशक 24 अक्टूबर है, मगर फिर भी 1.5 या 2 महीने के अंदर जितना भी एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम मिलेगा, 1-1.5 महीने का, उसमें भी अभी ये बैच, क्योंकि कई बच्चे अभी भी जो सेल्फ स्टडी से कर रहे थे, कहीं अगर इस सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, मैं कहूँगा अभी भी टाइम है, गो फॉर इट। क्योंकि बैच अगर 60 या 70 क्रॉस करने में मदद कर सकता है, देन गो फॉर इट। बट ये बैच वही लेना जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है। मई 22 वाले अभी रुक जाना। क्यों? क्योंकि मई 22 के लिए चेंजेस है। सरफासी आप जानते हैं नया आ रहा है, तो नया स्टडी मटेरियल आएगा। जब भी नया स्टडी मटेरियल आता है तो ह्यूज चेंजेस आते हैं साथ में, इसलिए मई 22 वाले रुक जाना। उनके लिए बैच 1 जनवरी से शुरू होगा अनअकैडमी पर, इलेक्टिव का, और लाइव होगा वो 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, बाकी जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है, अगेन वुड से गो फॉर इट। इस बैच को जल्दी लो, और लेने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप ये बैच ऑप्ट करेंगे, ऑप्ट करने से पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना। बिफोर ऑप्टिंग फॉर दिस बैच, just drop me a message on my mobile number 1234589141, stating that interested in elective law December 21। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, आपको पूरी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करेगी, आपको कैसे बैच ऑप्ट करना है, बुक्स का कैसे होगा, सब कुछ गाइड करेगी। ठीक है जी, तो बस एक जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, उसके बाद मेरी टीम की तरफ से कॉल आएगा आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये बैच अनअकैडमी पर ही है। थैंक यू, बाय बाय। शुरू करते हैं हम कहानी। हाँ, हमने कल डेफिनेशन नंबर 17 तक कर लिया था। आज आप, हाँ जी, ये क्लास श्रीलंका से लाइव हो रही है। मैं अशोक वाटिका में बैठा हूँ। और चलिए जी, अभी अभी हनुमान जी होके गए हैं और थोड़ा ड्राई फ्रूट खिला के गए हैं। अब नालायक को यहाँ पे ध्यान दे दो, बस बहुत हो गया अब तुम्हारा। टेस्ट अनअकैडमी पर होगा, हाँ, वो मैं अभी अनाउंस कर दूंगा। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी, चलिए, स्मॉल कंपनी क्या होती है? छोटी छोटी कंपनी। अब ये बनाने का उद्देश्य क्या था, ये सुनिएगा, ये कंपनियां बनाई क्यों गई। एक्चुअल में क्या हुआ कि लॉ मेकर्स ने जब कंपनी लॉ बनाया, तो कंपनी एक्ट 1956 में देखा, तो पब्लिक कंपनी के ऊपर सारे के सारे सेक्शंस अप्लाई होते थे। अच्छा, प्राइवेट के ऊपर सारे सेक्शन अप्लाई नहीं होते थे। पब्लिक के ऊपर तो सारे सेक्शन अप्लाई होते थे, बट प्राइवेट के ऊपर सारे सेक्शन अप्लाई नहीं होते थे। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए जितने 470 सेक्शन हैं, सारे के सारे पब्लिक कंपनी में अप्लाई कर दिए। ठीक है, परंतु प्राइवेट कंपनी पे इतने सारे सेक्शन अप्लाई नहीं किए, 400 सेक्शंस अप्लाई किए लगभग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। तो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों वाले चिल्लाए कि मतलब हम क्या, ये तो गलत बात है, हमारे ऊपर इतने सारे सेक्शन तुमने लगा दिए, हमारे ऊपर इतने सारे सेक्शन लगा दिए। हाँ जी, ये क्लास ओपन फॉर ऑल है। ये क्लास ओपन है क्योंकि मैं आपको बुक नहीं प्रोवाइड कर पाया ना, कल मैं थोड़ा वहाँ चला गया था क्लास के एकदम बाद ही, और मेरे दिमाग से निकल गया, तो इसलिए मैंने आज रिमाइंडर डाल दिया है। तो इसलिए मैंने ये क्लास ओपन फॉर ऑल कर दी है। ओपन है, ये क्लास ओपन रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो प्राइवेट लिमिट, अब प्लीज अब थोड़ी देर तक बस सुनते रहना, आज कथा को सुनते रहना। जो भी बुक से आप पढ़े हो, जिस भी नोट से आप पढ़े हो, सामने रख दो और कथा को सुनते रहो बस, और कुछ नहीं। ठीक है,
तो पब्लिक कंपनी के केस में अगर बात करूं तो 470 सेक्शन अप्लाई हो रहे थे एंड प्राइवेट कंपनी के केस में 400 सेक्शन अप्लाई हो रहे थे। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहा ये तो गलत बात है, क्योंकि हमारे ऊपर भी आपने इतने सारे सेक्शन अप्लाई कर दिए हैं, जबकि हम तो क्या मतलब रामलाल, श्यामलाल, नथुलाल तीनों ने मिलकर कंपनी खोल ली। 3 पड़ोसी, 2 हस्बैंड वाइफ ऐसे मिलकर तो कंपनियां खोली जाती हैं, दे आर कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो फिर हमारे ऊपर इतने सारे सेक्शन क्यों अप्लाई कर दिए? लॉ मेकर्स को लगा कि हाँ बात तो ठीक है, तो इसलिए क्या करें, इन्होंने प्राइवेट कंपनी में भी एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, स्मॉल कंपनीज, और कहा कि ये प्राइवेट कंपनी में भी एक स्मॉल कंपनी नाम का एक कॉन्सेप्ट होगा और हम इन्हें बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन देंगे, यानी कि मोर एग्जम्पशंस के लिए एक नई कंपनी बनाने का कॉन्सेप्ट आया जिसे स्मॉल कंपनी कहा गया। एक बात तो पक्की है कि स्मॉल कंपनी क्या होगी? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। बोलो ना हाँ। तो यानी कि स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में होगी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड नहीं होगी। दूसरी बात, स्मॉल कंपनी की मैं अगर बात करूं तो पहला फीचर तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, प्लस दूसरा फीचर इसका पेड अप कैपिटल। इसका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम, प्लस टर्नओवर मैक्सिमम रहेगा 2 करोड़ रुपए। ठीक हो गई इतनी बात। अब लॉ मेकर्स ने क्या किया, अभी ये थोड़ा डाउट था कि इस बार की ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल कर रहा है इंस्टीट्यूट या नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा। फाइनली अब ये क्लियर हो गया है कि ये इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लियर है कि ये अब लिमिट चेंज मानी जा रही है इसी दिसंबर से। अभी तक डाउट था कि दिसंबर से होगी या मई से। नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर कि इसी दिसंबर से ये लिमिट चेंज है और अब ये लिमिट कितनी हो गई है? 2 करोड़। पेड अप कैपिटल कितनी हो गई है? 2 करोड़। और टर्नओवर कितनी हो गई है? 20 करोड़। यानी कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपए मैक्सिमम। और जिसकी टर्नओवर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20 करोड़। कह दो ना हाँ, बोलो ना हाँ। चलिए, तो स्मॉल कंपनी वो है जो 3 लिमिट्स को पूरा करेगी। पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 2 करोड़, तीसरा मैक्सिमम टर्नओवर 20 करोड़ रुपए। काश तुम हाँ बोलते होते, जो बोलते नहीं हो तुम। हाँ, मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम इसको कर दीजिए 2 करोड़ रुपए होगी और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी कि 2 करोड़ की भी बढ़ाया जा सकता है। द आंसर इज यस, फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। बढ़ा कर कितने तक ले जा सकते हो? 10 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हो। 10 करोड़ से ऊपर नहीं, 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकते। 10 करोड़ से ऊपर ले जाना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, 2 करोड़ से अगर लिमिट को फ्यूचर में बढ़ाना पड़े, मान लो 2.5 करोड़ 3 करोड़ करना है, तो फिर लिखा है एज में बी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कौन करेगा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को और ज्यादा प्रेस्क्राइब कर सकती है। सिमिलरली टर्नओवर कब की देखनी है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। डज नॉट एक्सीड कितना? 2 करोड़ लिखा है, इसको कर दो 10 करोड़, तो सॉरी 20 करोड़, तो कितना हो गया? 20 करोड़ की टर्नओवर। यानी कि टर्नओवर कितनी हो गई? पिछले साल की कितनी टर्नओवर है? अगर 20 करोड़ रुपए की। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। यानी कि अब ये अमाउंट बढ़कर कितना हो गया है? 100 करोड़। 100 करोड़, ठीक है जी। बट फिर लॉ कहता है जी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कुछ एक पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कहां कहां पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा? लॉ कहता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ओहो हो, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब क्या है इसका? देखते हैं ना। देखो जी, ऐसा है सीजी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो ये कंपनी है एच प्राइवेट लिमिटेड, कह दो ना हाँ। इसकी टर्नओवर है 1.90 करोड़। इसकी पेड अप कैपिटल है 18 करोड़। तो इसकी टर्नओवर है 1.90 करोड़, इसकी पेड अप कैपिटल है 18 करोड़, ठीक है। अब अगले साल इसके टर्नओवर, ओहो उल्टा लिख दिया ना मैंने, 1 मिनट को, उल्टा लिख दिया। इसकी पेड अप कैपिटल है 1.90 करोड़, इसकी टर्नओवर है 18 करोड़, ठीक है।
अब अगले साल कंपनी ने तरक्की पे जाना था, कंपनी की लगातार ग्रोथ हो रही थी, लगातार हो रही थी, तो यानी कि अगले साल पेड अप कैपिटल भी बढ़नी थी, टर्नओवर भी बढ़नी थी। तो अब क्या किया जाए? अब हो क्या कि कंपनी ने कहा कि अगर हमारी पेड अप कैपिटल ये 2 करोड़ से आगे चली गई या हमारी टर्नओवर 20 करोड़ से आगे चली गई, तो फिर क्या होगा कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं रह पाए, हम स्मॉल कंपनी नहीं रह पाएंगे और हमें एग्जम्पशन भी नहीं मिल पाएगी, जबकि हमें एग्जम्पशन चाहिए। तो अब हम क्या करें? कंपनी ने एक जुगाड़ किया, इन्होंने ना एक सब्सिडरी खोली, एस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ने एस प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी खोली और अपनी बाकी पेड अप कैपिटल जो बढ़नी चाहिए थी 1 करोड़ रुपए यहां ट्रांसफर कर दी और टर्नओवर 19 करोड़ रुपए की यहां ट्रांसफर कर दी। अब स्मॉल कंपनी की एग्जम्पशन यहां भी क्लेम कर रहे हैं, यहां भी क्लेम कर रहे हैं। लॉ मेकर्स ने कहा अच्छा गौर करना, जरा देखना ध्यान से, हमारे मत्थे पे कुछ लिखा तो नहीं है मेरे ख्याल से, शायद नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है। लॉ मेकर ने कहा ये तो तुम सही है, एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए तुम तो सब्सिडरियों पे सब्सिडरियां बनाना शुरू कर दोगे, तो यह गलत बात है। इसलिए अगर आप कहीं भी होल्डिंग और सब्सिडरी के स्ट्रक्चर में हो तो आप कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर ही नहीं सकते। यानी कि आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते अगर आप होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसी भी कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 8, ये कौन सी कंपनियां होती हैं भाई सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड? सेक्शन 8 मतलब जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपको स्मॉल कंपनीज की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनीज, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज को ना वैसे ही बहुत सारी एग्जाम्पशन मिलती हैं। ओहो, कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिलती हैं सेक्शन 8 कंपनीज को पता है? सरकार की तरफ से बिजली फ्री, सरकार की तरफ से जमीन बहुत सस्ते दामों पर, इतनी सरकार की तरफ से ग्रांट, सरकार की तरफ से सब्सक्रिप्शन, इतनी सारी एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिली हुई हैं, तो और क्या जान लोगे कहां? तो इसलिए अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो स्मॉल कंपनी की एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, थर्ड, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, मतलब कोई भी वो कंपनी जो बॉडी और बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, फॉर एग्जांपल एलआईसी वगैरह, ठीक है जी। तो एलआईसी वगैरह की अगर बात करूं तो क्या वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती हैं? एलआईसी वगैरह भी क्या स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब किसी एक्ट में, किसी पार्टिकुलर एक्ट में जब इन्हें बनाया जाता है ना, फॉर एग्जांपल एलआईसी एक्ट 1956 में बनी, ठीक है ना, तो जब पार्टिकुलर एक्ट के अंदर इनको बनाया जाता है तो उस एक्ट के अंदर ही लिख दिया जाता है कि इन कंपनीज को ये एग्जम्पशन मिलेंगी। तो ऑलरेडी एग्जम्पशन डिफाइन है इनकी, तो इसलिए इन्हें सेपरेट एग्जम्पशन देने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। ठीक हो गई इतनी बात। आईसीआई बेटा ना कंपनी है ना बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसलिए आईसीआई नहीं आएगा, आईसीआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। बोलो ना हाँ। तो ये स्मॉल कंपनी का सेक्शन था। आगे आते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी में। होल्डिंग क्या होता है? बाप। सब्सिडरी क्या होता है? औलाद। दो कंपनीज के बीच में जी, दो कंपनीज के बीच में बाप बेटे का संबंध कब कब हो सकता है? बेटा आईसीआई स्पेशल एक्ट में बना तो है मगर वो ना कंपनी है ना बॉडी कॉर्पोरेट है, हम वहां पर कंपनी की बात कर रहे हैं। हिमांशु प्लीज सुनने की कोशिश करो। हाँ जी, दो कंपनियों में बाप बेटे का संबंध कब हो सकता है देखना शुरू करते हैं। मैंने कहा एक होल्डिंग एक सब्सिडरी। होल्डिंग कौन है? बाप। और सब्सिडरी कौन है? औलाद। ठीक है जी। होल्डिंग ये वो कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है एक्सरसाइज, और सब्सिडरी ये वो कंपनी है जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अ होल्डिंग कंपनी इज वन विच हैज द कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी। एज पर द लॉ देयर एग्जिस्ट एन होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपनीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यानी कि दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब रहेगी, देखते हैं कब कब रहेगी। चले, दो कंपनीज में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब रहेगा? पहला, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी। ठीक हो गई इतनी बात। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल देखिएगा, वेयर वन कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। कंट्रोल का मतलब है राइट टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं ये और एस लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं ये। एच लिमिटेड के पास अधिकार है टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के 6 में से 3 डायरेक्टर। क्या मेजॉरिटी का अधिकार है? नहीं, मेजॉरिटी का अधिकार नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि एच लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग कंपनी, क्योंकि 6 डायरेक्टर हैं एस लिमिटेड के। मेजॉरिटी कब बनेगी? मेजॉरिटी कब बनेगी? 3 से ज़्यादा पर। अंशिका सेठी कहते हैं पर स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल होती है। बट यहाँ पर ना आईसीआई जैसी संस्थाओं को हम कंसीडर नहीं कर रहे, जहाँ पर हम पेड अप कैपिटल वगैरह इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है ना, तो हम उन संस्थाओं की बात कर रहे हैं जो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है, मेक फॉर विच आर फॉर्म्ड फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, आगे, एच लिमिटेड हैव द राइट टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड। 4 डायरेक्टर, 6 में से 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार है। क्या मैं कह सकता हूं एच होल्डिंग बन गई और एस क्या बन गई? सब्सिडरी। बोलो ना हाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, होल्डिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। होल्डिंग सब्सिडरी बनने का एक और तरीका है। होल्डिंग सब्सिडरी बनने का एक और तरीका है जी, आईसीआई एनपीओ है। वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है? वेयर वन कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, या तो खुद या फिर अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर। जब एक कंपनी दूसरी की 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करती है, या तो खुद या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलकर, तो जो होल्ड करती है वो होल्डिंग है और जिसको होल्ड किया जाता है वो सब्सिडरी है। ठीक है जी, एग्जांपल देखिएगा, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, जे लिमिटेड होल्ड 100% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने कहा वोटिंग पावर, नॉर्मली वोटिंग पावर किसको मिलती है? इक्विटी को या प्रेफरेंस को? द आंसर इज इक्विटी को। इवन दो प्रेफरेंस को मिलती है, बट स्पेसिफाइड केसेस में, कुछ स्पेसिफाइड, सेक्शन 47 में वो स्पेसिफाइड केसेस दिए हुए हैं। अदरवाइज नॉर्मली वोटिंग पावर केवल इक्विटी को मिलती है। ओके तो मैं कहता हूं एच लिमिटेड के पास, एच लिमिटेड में जे लिमिटेड होल्ड करता है 100% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एच लिमिटेड होल्ड करता है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड। अच्छा, ये जे लिमिटेड भी होल्ड करता है 100% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। ये लिख लेना, ये एच लिमिटेड वैसे ही एक कंपनी है मान लीजिए। ठीक है, अब एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। सारी की सारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? जे लिमिटेड। और इक्विटी शेयर में से 3 लाख शेयर कौन होल्ड कर रहा है? एच लिमिटेड। तो मुझे बताइए वोटिंग पावर में से मेजॉरिटी किसके पास हुई? हालांकि 100% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जे लिमिटेड के पास है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर किसके पास है? मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर किसके पास है? एच लिमिटेड के पास। तो क्या मैं कह सकता हूं एच लिमिटेड एक होल्डिंग हो गई और एस लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी हो गई? हाँ या ना? एच लिमिटेड एक होल्डिंग हो गई और एस लिमिटेड एक सब्सिडरी हो गई, क्योंकि एच लिमिटेड एस लिमिटेड की मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर पे अधिकार रख रही है। यस, ठीक है। नेक्स्ट, एक कंपनी है एच लिमिटेड, दूसरी कंपनी है एस लिमिटेड। ओके, तो एक कंपनी है एच लिमिटेड एंड दूसरी कंपनी है एस लिमिटेड। दोनों में फर्क समझिएगा। एस लिमिटेड जो है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, अब एच लिमिटेड की ही आगे बात करूं तो देयर आर 2 मोर कंपनीज। फर्स्ट इज ए लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्ड करती है एस लिमिटेड में 2 लाख शेयर्स। ओ माय गॉड। अच्छा, फिर एक और कंपनी है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड होल्ड करती है इन एस लिमिटेड 1 लाख शेयर। अच्छा, ओके।
ये ए लिमिटेड हो या बी लिमिटेड हो, दोनों ही सब्सिडरीज हैं ऑफ द एच लिमिटेड की। समझ आई कथा या चली गई? अब सोच के देखो, एच लिमिटेड की दो सब्सिडरीज हैं, एक ए लिमिटेड, एक बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एस लिमिटेड में 2 लाख शेयर होल्ड करती है, बी लिमिटेड एस लिमिटेड में 1 लाख शेयर होल्ड करती है। क्या मैं कह सकता हूं कि एच लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू एस लिमिटेड की मोर देन 50% वोटिंग पावर पर अधिकार रखती है? बोलो ना हां। अगर यह अधिकार है, अगर यह अधिकार है, जो कि यहां पर नजर आ रहा है कि एच लिमिटेड अपनी दोनों सब्सिडरीज के थ्रू एस लिमिटेड के 5 में से 3 लाख शेयर्स होल्ड करती है, यानी कि मेजॉरिटी पे अधिकार है, तो इसका मतलब एच लिमिटेड कौन हो गई? होल्डिंग, और एस लिमिटेड कौन हो गई? सब्सिडरी। मतलब एच लिमिटेड पिताजी हैं और एस लिमिटेड औलाद है। क्लियर हो गई? लिखो, मुझे 1 मिनट देना, लिखो जी फटाफट।
चलो जी, तो एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी एस लिमिटेड। तो ये क्लियर है कि एच लिमिटेड होल्डिंग बन गई और एस लिमिटेड क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी। अब सुनेगा एक्सप्रेशन। कहता है जी, इस सेक्शन के लिए जब मैं कंपनी कहता हूं ना, इस सेक्शन के लिए जब मैं वर्ड कंपनी कहता हूं तो कंपनी का मतलब कंपनी नहीं बल्कि बॉडी कॉर्पोरेट भी है। ओके, इस सेक्शन के लिए कंपनी का मतलब कंपनी ही नहीं बल्कि बॉडी कॉर्पोरेट भी है। ओके ओके, अच्छा, फिर कहता है a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control is exercised by another subsidiary company of the holding company। अच्छा, इसका मतलब मैं अभी बताता हूं आपको, बट फिलहाल सेकंड पॉइंट पे आएगा। a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control is exercised by another subsidiary of the holding company। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक और कंपनी है आई लिमिटेड, एक और कंपनी है वाई लिमिटेड। एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, आई लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड है, वाई लिमिटेड कौन है, सब्सिडरी ऑफ आई लिमिटेड है। ठीक है, चले अब मुझे एक बात बताइएगा, मेरा छोटा पोपली, मेरे छोटे पोपली की मैरिज हुई, उसका भी एक और छोटा पोपली है। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे छोटे पोपली का छोटे से छोटा पोपली, वो सुपर छोटा पोपली, क्या वो भी पोपली खानदान का ही हिस्सा है? बोलो ना हाँ। क्या वो सुपर छोटा पोपली भी पोपली खानदान का ही हिस्सा है? यस, हाँ, इसी खानदान का चश्मो चिराग है। द आंसर इज यस। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, बोलो हाँ। सिमिलरली एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की औलाद आई लिमिटेड, आई लिमिटेड की औलाद वाई लिमिटेड, यानी कि वाई लिमिटेड पोता, ये बाप और ये दादा। तो क्या एच लिमिटेड, क्या वाई लिमिटेड एच लिमिटेड की भी, एच लिमिटेड को क्या कहेगा, वाई लिमिटेड एच लिमिटेड को क्या कहेगा? क्या मैं कह सकता हूं बड़े पापा? यस। तो बाप बन गया? यस। तो वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। द आंसर इज यस। कह दो ना हाँ। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चले, चले, नोट नंबर 16, एच लिमिटेड ये कंपनी है इंडिया की, एस लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है यूएसए में। एच लिमिटेड होल्ड 60% शेयर्स इन एस लिमिटेड। एच लिमिटेड होल्ड 60% शेयर्स इन एस लिमिटेड। ओके, सवाल उठा, क्या एस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड? सोच समझ के जवाब देना। बड़े पापा ताऊ को कहते हैं, पता नहीं दादाजी को भी कई बड़े पापा कहते हैं यार, कई पता नहीं, जब ताऊ को कहते होंगे यार, है तो खानदान एक। शुभम तुम तो नालायक सही में रिश्तों में ही घुस गए हो, बाहर निकल, रिश्तों से पूरी तरह भावनाओं में बह चुका है। हाँ जी, एच लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, एस लिमिटेड यूएसए की कंपनी है। एच लिमिटेड 60% शेयर होल्ड करता है एस लिमिटेड में। क्या एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड? बोलो हाँ या ना। आप सबने आंखें बंद करके कह दिया हाँ हाँ हाँ, किसी ने दिमाग नहीं लगाया। मैंने कहा सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट में। तो मुझे बताओ, क्या एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी तो दूर, क्या ये कंपनी भी है? द आंसर इज ना ना ना। यानी कि एस लिमिटेड क्या सब्सिडरी कंपनी है? नो, क्योंकि ये तो फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई है, ये तो फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई है। अच्छा, तो क्या एस लिमिटेड कौन है? मैं कह सकता हूं एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन में एस्टेब्लिश एक कंपनी है। ठीक है जी, जिसका यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं। एस लिमिटेड का
मैं कहता हूं बिजनेस इंडिया में है, या फिर सीधा लिखता हूं फॉरेन कंपनी है ये, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। तो एस लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, एस लिमिटेड कंपनी नहीं है, एस लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी किस में आती है? एक डेफिनेशन में आती है जिसका नाम है बॉडी कॉर्पोरेट। सोचिएगा कॉम्बिनेशन देखो कैसे कैसे जल के बना है, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अब हमने सबसे ऊपर एक एक्सप्लेनेशन पढ़ी, जिस एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा है कि कंपनी का मतलब, इस क्लॉज के लिए कंपनी का मतलब होगा बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस पार्टिकुलर क्लॉज के लिए कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि पूरी कथा सुन के पहले मुझे बताएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। यहां पर पूरी कथा सुनने के बाद कवि क्या कहना चाह रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कवि ये कहना चाह रहा है कि इस सेक्शन में कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आएगा। तो यानी कि जब मैं पूछता हूं कि क्या एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं क्या सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस। तो इसलिए आंसर इज यस। ये आपने एनालिसिस किया है, ठीक हो गई इतनी बात। तो फॉरेन में जो स्टैब्लिश हुई हैं वो भी सब्सिडरियां होंगी, क्योंकि यहां पर सब्सिडरी कंपनी में वो भी आता है, कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। कह दो हां। चलिए, कवि कौन है? अरे वो बचपन में होता नहीं था कि एक तो मतलब पोएम लिख देते थे, पोएम के नीचे कहते थे कवि क्या कहना चाह रहा है। कसम से मुझे तो आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। कविता कुछ और कह रही है और वहां कवि कुछ और कह रहा है। कविता का पता नहीं पढ़ के कुछ और लग रहा है कि ये लग रहा होगा कि अच्छा ये हुआ कि हनुमान जी सीता से मिलने गए, और वो कह रहा है नहीं, जामवंत ने हनुमान जी को उड़ाया। कवि ये कहना चाह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कवि कहना क्या चाहता था। बचपन में इसने बड़ा परेशान किया हिंदी के पेपर में। चलो खैर, एसोसिएट कंपनी ये क्या होती है? एसोसिएट कंपनी एसोसिएट कंपनी का मतलब है वो कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी means a company in which that other company has a significant influence. तो associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. अब ये significant influence का मतलब क्या होता है? बट फिर कहता है but which is not a subsidiary company of the company and include a joint venture company. include a joint venture company. अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कम से कम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल। कम से कम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल, और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है। यानी कि अगर वो सामने वाली कंपनी आप पे कम से कम 20% होल्ड करती है तो इसका मतलब आप उसकी एसोसिएट हैं, परंतु सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट में नहीं आती, जॉइंट वेंचर एसोसिएट का पार्ट है। अच्छा, फिर आगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर शेयर्स हेल्ड किए जाते हैं इन द अनदर कंपनी इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है विश्वास के रिश्ते। विश्वास के रिश्ते तो मतलब तुम यहां लॉ पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल पे बैठे हो, इसका मतलब तुम्हें पोपली पे विश्वास है। तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में इस टाइम एक विश्वास का बंधन बंधा हुआ है कि पोपली जो पढ़ा रहा है वो ठीक है। कहीं ऐसा ना हो पोपली ने जो पढ़ाया वो सारा तो आउटडेटेड था, मगर तुम्हें ये विश्वास है कि पोपली जो पढ़ा रहा है वो ठीक है। तो इसलिए तुम यहां बैठे हो, इस टाइम विश्वास का एक रिश्ता सा बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अब चलेगा, यहां पर एक मतलब आया फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होता है। फिड्यूशरी कैपेसिटी देखो जी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं शेयर मार्केट में तो मैं कर सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, मैं डायरेक्ट भी पैसा लगा सकता हूं। बट एक और तरीका है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जेपी मॉर्गन्स। अब ये क्या करते हैं, यहां पर
इन्वेस्टर्स जो है जेपी मॉर्गन को पैसा देते हैं, ये इन्वेस्टर्स जेपी मॉर्गन को पैसा देते हैं, जेपी मॉर्गन इनसे पैसा लेकर आगे रिलायंस जैसी कंपनियों में लगाता है। तो ये पैसा जो है जेपी मॉर्गन का है या फिर इन्वेस्टर्स का है? इन्वेस्टर्स का पैसा है। ओके, अब हुआ क्या, जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्टर्स का पैसा उठाया और रिलायंस में लगा दिया, और रिलायंस के 22% शेयर्स जेपी मॉर्गन होल्ड करता है। जेपी मॉर्गन 22% शेयर होल्ड करता है। ठीक हो गई इतनी बात? क्या मैं कह सकता हूं जेपी मॉर्गन ये खुद शेयर होल्ड कर रहा है खुद के पैसों से, या फिर ओरो के पैसे होल्ड कर रहा है? द आंसर इज जो ओरो ने जेपी मॉर्गन को दिए हैं, जेपी मॉर्गन वो लगा के बैठा है रिलायंस में, यानी कि ओरो के विश्वास के पैसे जो उन्होंने विश्वास करके जेपी मॉर्गन को दिए हैं वो। और जेपी मॉर्गन उनका विश्वास करवाने वाला ट्रस्टी है, ट्रस्टी ट्रस्टी। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, आउटडेटेड होगा तो श्रीलंका में मिलने आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो मैं दोबारा बोलता हूं, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। मैं पैसा लगा रहा हूं, जेपी मॉर्गन को दे रहा हूं। जेपी मॉर्गन ने रिलायंस में शेयर्स ले रखे हैं 22% के। मेरे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स ने जेपी मॉर्गन को पैसा दिया, जो कि एक म्यूचुअल फंड है, और ये म्यूचुअल फंड रिलायंस में 22% शेयर होल्ड करता है। तो सवाल यह है कि क्या रिलायंस जेपी मॉर्गन की एसोसिएट कंपनी है? द आंसर इज ना ना ना। अच्छा, क्यों ना? क्योंकि लॉ कहता है जब भी शेयर हेल्ड किए जाएंगे किसी कंपनी में, कंपनी के द्वारा इन अनदर कंपनी इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी, यानी कि किसी और के विश्वास के पैसे लगा रहे हो तुम, तो तुम एसोसिएट कंपनी सामने वाले को नहीं बना सकते। यानी कि शेयर हेल्ड बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड। तो इसे काउंट ही नहीं किया जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताता है। कहता है गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलाकर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर और स्टेट दोनों मिलाकर। ठीक है जी। एंड इंक्लूड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, एंड इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है जी। अब आपको बताना है क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। एग्जांपल नंबर 1, BHEL। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें होल्ड करती है 20%, यूपी गवर्नमेंट होल्ड करती है 10%। IFCI जो कि 100% ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये होल्ड करता है 40%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी देखने के लिए दो ही चीजें देखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग, या फिर दोनों की मिलाकर होल्डिंग। उनके किसी इंस्टीट्यूशंस वगैरह की होल्डिंग मेरे लिए नहीं देखने, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेंटर और स्टेट को मिला दूं तो कितने परसेंट है? 30%। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी है। आगे आइएगा सेकंड पर, BHEL। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 40%, यूपी गवर्नमेंट होल्ड करती है 30%। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 40%, यूपी गवर्नमेंट होल्ड करती है 30%, अदर्स होल्ड करते हैं 30%। बताओ जी, क्या मैं कह सकता हूं 70% इनके पास है? यस। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज BHEL इज ए गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कहता हूं जी BHEL एक गवर्नमेंट कंपनी है, BHEL एक गवर्नमेंट कंपनी है। BHEL होल्ड करती है आगे 50.01% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द ए लिमिटेड। BHEL आगे होल्ड करती है 50.01% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ ए लिमिटेड। क्या मैं कह सकता हूं कि ए लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है ऑफ द BHEL? क्योंकि BHEL 50.01% होल्ड करती है ए लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हुई।
किसकी? BHEL की। अब गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो तरीके थे। गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आपके पास कम से कम 51% शेयर होल्ड करती हो सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप देखो क्या लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में, और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि इसमें वो भी कंपनी इंक्लूड होगी जो कि सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। क्या मैं कह सकता हूं BHEL इज अ गवर्नमेंट कंपनी? यस। तो BHEL की अगर कोई सब्सिडरी होगी तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी? द आंसर इज हां, वो भी तो सब्सिडरी, वो भी तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो ए लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी बन गई? यस, क्योंकि ए लिमिटेड सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। ठीक हो गई इतनी बात। एग्जाम्पल नंबर 4, ये टेक्निकल है, ध्यान रखना, ये टेक्निकल है भाई, टेक्निकल मुद्दा है, ये बड़े ध्यान से सुनना। ओहो, यहां पर हाँ, ये देखिएगा, एक एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, हाँ, for the purpose of this clause, the paid up share capital shall constitute as total voting power, where the shares with the differential voting power have been issued. Where the shares with the differential voting power have been issued. For the purpose of this clause, paid up share capital shall be constituted as total voting power, where shares with the differential voting rights have been issued. यानी कि जब जब कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करेगी तो ये जो पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है ना गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में, इसे पेड अप कैपिटल ना पढ़ के क्या पढ़ना? टोटल वोटिंग पावर पढ़ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? चलिए, मतलब यह है कि डिसाइड करना है वेदर ए लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको बताना है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है। मैं कहता हूं जी पेड अप शेयर कैपिटल है, नॉर्मल 10 लाख शेयर्स हैं, डिफरेंशियल के 10 लाख शेयर हैं, 1 करोड़। अदर डिटेल्स, डीवीआर होल्डर शेल बी एंटाइटल्ड टू हैव 1 वोट अपॉन होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग इन अ कंपनी ए लिमिटेड। क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो आप पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे? वोटिंग पावर। ठीक है, वोटिंग पावर देखते हैं। वोटिंग पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला, नॉर्मल कितने हैं? 1 लाख, तो ये 1 लाख हो गई, वोटिंग पावर देख रहा हूं मैं। दूसरा, डिफरेंशियल कितने होल्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 100%। ओहो, 100%, मतलब 10 लाख, बट हर 1000 शेयर पे 1 वोट मिलता है, तो 1000 शेयर पे 1 वोट, तो यानी कि टोटल वोट यहां पे कितने हुए? केवल 1000। तो टोटल वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी है? 1,01,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि टोटल वोटिंग पावर कितनी है? टोटल वोटिंग पावर कितनी है? नॉर्मल कितनी है? 10 लाख, प्लस डिफरेंशियल वोटिंग राइट कितनी है? 1000, क्योंकि सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। तो 10,01,000 ये हुई टोटल वोटिंग पावर। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है केवल 1,01,000, यानी कि केवल 10%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नहीं, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ आया या चला गया? हम नॉर्मली एक्सप्लेनेशन के रट्टे मार मार के चले जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। समझ आई? ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। मेरी आज की लास्ट डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि 3 फीचर्स को पूरा करती है। पहला, ये वो कंपनी है जिसका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है। ये वो कंपनी है जिसका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है। दूसरा, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया में है।
इसका प्लेस ऑफ इंडिया का प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया में है। चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इसका खुद है या किसी एजेंट के थ्रू है, चाहे फिजिकली है या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस अमेजॉन वगैरह के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब अमेजॉन वगैरह के थ्रू। तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में या तो खुद है या फिर एजेंट के थ्रू है या फिर फिजिकली है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। आगे तीसरी कंडीशन, इसकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है। बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया का मतलब ये कुछ ना कुछ बिजनेस इनकम इंडिया से जनरेट जरूर करता है। ये कुछ ना कुछ बिजनेस इनकम इंडिया से जनरेट जरूर करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चल सकते हैं आगे। ये रिवीजन काफी स्लो है। शेफाली जहां फास्ट होती है वहां जाओ बेटा, इमीडिएटली जाना, रुकना मत, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट और ये था आज का हमारा पूरा हिसाब किताब। चले हम वैसे एक काम कर सकते हैं, हम सेक्शन 8 कंपनीज को भी कवर कर सकते हैं फास्ट ट्रैक में, ताकि कल मैं फिर एक चैप्टर शुरू कर दूंगा जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग नहीं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर शुरू करूंगा, जिसमें सेक्शन 88 से लेकर 122 तक मैं कवर करूंगा। और तो सुनिएगा ध्यान से, ये सेक्शन 8 कंपनीज शुरू करता हूं मैं। ये वो कंपनी होती हैं जिनको क्यों बनाया जाता है? ये वो कंपनी होती हैं जिनको बनाया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, रीजन, चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक हो गया? तो ऐसी कंपनी क्या करती हैं? ऐसी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर सबसे पहले कहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें आज्ञा दो कि हम ऐसी कंपनी बना सके। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कहती है तथास्तु। सेंट्रल गवर्नमेंट एक और बात पूछती है, बेटा एक बात बताओ कि तुम अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे? ये कहते हैं नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा नाम बहुत प्यारा है, जैसे कि जिम खाना क्लब। उन्होंने कहा हमारा नाम बहुत खराब है, बहुत प्यारा है, तो अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे ना तो नाम का सारा टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ओके तथास्तु, जाओ, लगाने की जरूरत नहीं है। तो केवल यही ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ऐसी कंपनीज की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि ऐसी कंपनियां कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती अपने मेंबर्स को। जब प्रॉफिट के लिए बनाई नहीं गई तो तुम डिविडेंड क्यों दोगे? ठीक है, वही इतनी बात। चलिए, एनजीओज भी सेक्शन 8 कंपनीज में आते हैं। यस, इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से एग्जम्पशन दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जम्पशन के बाद फिर ये आरओसी के पास जाती हैं और आरओसी इन्हें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, एक बार कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद फिर इन्हें सारा कंपनी लॉ इनके ऊपर अप्लाई होना शुरू कर देता है। ओके, उसके बाद रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर कभी भी पता लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जिस पर्पस के लिए इन्हें बनाया गया था उस और जिन कंडीशंस जो इन्हें दी गई थी कि हम आपको लाइसेंस तो दे रहे हैं बट ये कंडीशंस हैं, ये उन्होंने ये कंडीशन की धज्जियां उड़ा दी है। फॉर एग्जांपल ये डिविडेंड भी बांट रहे हैं, या दूसरा ये बनाए ही फ्रॉडुलेंट पर्पस से गए थे। अगर ये कॉन्ट्रावेन करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इश्यूड, या फिर ये फ्रॉड करने के लिए बनाए गए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। रिवोक करने का मतलब क्या होगा? रिवोक करने का मतलब ये होगा कि अब इनके ऊपर पूरा का पूरा लॉ लग जाएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, यानी कि लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड भी इनको नाम के आगे लगाना पड़ेगा। यस, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अब इन्हें बख्शेगी नहीं। इनके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, या तो ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा या फिर ऐसी कंपनियों को अमेलगमेट कर दिया जाएगा किसी और कंपनी विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ में। किसी और कंपनी विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसी कंपनियों को अमेलगमेट कर दिया जाएगा। ठीक हो गई बात? दैट्स इट, ये आज की क्लास थी। अब सुन लेना टेस्ट के बारे में। टेस्ट में कमिंग फ्राइडे ना लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक ट्रांसफर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब हमारा अभी बेसिक का ही चैप्टर हुआ है। नेक्स्ट वीक तक क्योंकि हमारा जनरल मीटिंग्स खत्म हो जाएगा, तब मैं टेस्ट अच्छा सा ले पाऊंगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस मुझे देने हैं। अब इसमें क्या 5-6 क्वेश्चन बनाऊं बेसिक में, तो इसलिए 5-6 क्वेश्चन अच्छे से बेसिक प्लस जनरल मीटिंग से बना पाऊंगा। तो इसलिए टेस्ट को मैं पोस्टपोन कर रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूं टेस्ट को। तो इस फ्राइडे ना होकर टेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे होगा। अगली बात, मैं
अगले 3 दिन के लिए नहीं रहूँगा यहाँ पर दिल्ली के अंदर। फ्राइडे को नहीं रहूँगा, सैटरडे को नहीं रहूँगा एंड संडे को नहीं रहूँगा, जिस वजह से ये 3 क्लासें अब नहीं होंगी। अब नाउ वी विल बी मीटिंग ऑन डायरेक्टली मंडे। वी विल बी मीटिंग डायरेक्टली ऑन मंडे नाउ। मंडे को ही मिलेंगे आप, और जर्नल मीटिंग या फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर उस दिन हम शुरू करेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर उस दिन हम शुरू करेंगे। किस दिन? मंडे को। ठीक है जी, ये क्लास मैं ओपन करके जा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा देर इसलिए नहीं पढ़ा सकता रौनक, मेरी फाइनल की क्लास का टाइम हो जाता है इस टाइम। थैंक यू। तो जितना चल रहा चलने तो ऐसे ही धीरे धीरे करते रहेंगे, हम आराम से ख़त्म कर देंगे, 30 नवंबर तक ले जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुश रहो।